वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली अब आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड टॉपर सीरीज 2024। इसमें टारगेट है कि कक्षा 10वीं के बच्चों को मध्य प्रदेश में टॉप कराना है। इसी सिलसिले में अब आपके सामने कक्षा 10वीं सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3, आपके चैप्टर का नाम है जल संसाधन, इसके सभी एमसीक्यू को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड के सभी एमसीक्यू अपलोड कर दिए गए हैं। अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से टॉपर सीरीज के एमसीक्यू से जुड़ सकते हैं। देखिए, टोटल फ्री है। अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे से और ध्यान से देखते हो तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश के टॉपर केवल और केवल आप बनेंगे और मिडिल एजुकेशन इसमें हेल्प करेगा। इतना ही नहीं, वीडियो के एंड में आपसे मैं एक क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन पूछता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। अगर तुम सीरीज में पहली बार जुड़े हो तो एक बार वीडियो देख के और वीडियो को एंड करना, मतलब पूरा देख के एंड करना। डेफिनेटली तुमको बहुत खुशी होगी और तुम्हारा नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल में जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ। मेरे क्वेश्चन ऑफ द डे का जो पहला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था वो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर देता हूँ और उसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। 1 सेकंड, जस्ट अ वेट। ये था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हमारा प्रश्न कहता है कि चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका सही आंसर उत्तराखंड। जिन स्टूडेंट्स ने सही आंसर उत्तराखंड दिया था, वेरी गुड, वेल डन। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। चलिए तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे से सोशल मीडिया में कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जुड़िए, आप मेरे से बात कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट हो आसानी से पूछ सकती हैं। इतना ही नहीं, ये जो आप स्लाइड देख रहे हो इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। सिंगल क्लिक में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही आप गूगल में सर्च कर सकते हो www.askclasses.com। गूगल में सर्च कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। चलिए हम आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि जल दुर्लभता के कारण में से कौन सा कारण है। इसका मतलब ये पूछा है कि जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से जल दुर्लभता का कौन सा कारण हो सकता है। प्रश्न को थोड़ी घुमाया, लेकिन डोंट वरी, टेंशन मत लो। एक बात बताओ, जल दुर्बलता का मतलब होता क्या है? जल की कमी। तो जल की कमी के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण हो सकता है? पहला नंबर कहता है बढ़ती जनसंख्या। एक बात बताओ, सपोज करो कि अभी तुम्हारे शहर में पर डे 50 लीटर पानी आता है। तुम्हारे शहर में रहने वाले कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। लेकिन अगले साल राम के 2 बच्चे हो गए, श्याम के 2 बच्चे और हो गए, टोटल हो गए 14 लोग और पानी आता है 50 लीटर ही। तो जिसको जितना पानी मिलता था क्या उतना मिल पाएगा? नहीं, उसको कम पानी मिलेगा थोड़ी सी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। तो बढ़ती जनसंख्या एक कारण हो सकता है। आगे देखते हैं अधिक मांग। अधिक मांग का मतलब होता है अधिक डिमांड। अब देखो, इसी एग्जाम्पल में आते हैं। अब हमारे उस क्षेत्र में 14 लोग रहने आ गए हैं। तो इन 14 लोग जब आ गए हैं बेटा, तो पानी का डिमांड और ज़्यादा होगा कि यार भैया 50 लीटर पानी मत दो यार, अब थोड़ी अधिक दो। अरे तुम खुद देखोगे भाई, जब तुम्हारे घर में खाने वाले ज़्यादातर लोग रहते हैं तो सब्जियां जब बनती है ढेर सारी बनती हैं, चावल ढेर सारे बनते हैं, रोटियां ढेर सारी बनती है ताकि सब खाएं। और कम लोग हो तो क्या तब भी ढेर सारी बनाओगे? नहीं ना। तो ये भी इसका कारण हो सकता है। आगे देखते हैं बढ़ता शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब ये होता है कि जो गांव है वहां पर अच्छे अच्छे घर बनाना, अच्छे अच्छे कंपनियां स्थापित करना, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स और अच्छे अच्छे बिजनेस हब बनाना। तो अगर कोई चीज़ शहरीकरण में कन्वर्ट होगा तो पानी बहुत लगेगा। अरे भैया एक बात बताओ, तुम जब बिल्डिंग बनाते हो, एक मकान खड़े करते हो, तो उसमें कितना पानी लगता है यार? सबसे पहले मसाला को बनाने में, फिर तराई में पानी लगता है, फिर अरे पानी बिना तो होता ही नहीं है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकंड नंबर कहता है कि प्राचीन भारत में किसने जल संग्रहण तंत्र बनाया था। प्राचीन भारत मतलब आज की बात नहीं कर रहा है, प्राचीन भारत की, पहले की भारत की बात कर रहा है। आपको पता है भारत को हम जब उसका इतिहास पढ़ते हैं तो 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। और हम लोग जहाँ रह रहे हैं उसे कहते हैं आधुनिक भारत।
तो ये मध्यकालीन के बारे में भी नहीं पूछा बल्कि प्राचीन के बारे में पूछा है, मतलब जब हड़प्पा सभ्यता का हुआ करता था। तो प्राचीन भारत में जल संग्रहण मतलब पानी को व्यवस्थित एकत्रित करने के लिए तंत्र मतलब षड्यंत्र या फिर नियम कानून किसने बनाया था? आपके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, अशोका, या फिर उपनिषद, या फिर ईसा मतलब ईसा मसीह लोग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, समुद्रगुप्त इस करेक्ट आंसर। इसने जल संग्रहण तंत्र बनाया था और ये आपके वार्षिक परीक्षा में पिछले कई सालों से कई बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। आगे देखते हैं, हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि किसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। देखो दो फैक्टर होता है बेटा, एक होता है राष्ट्रीय कंपनी, दूसरा होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो राष्ट्रीय कंपनी मतलब वे कंपनी जो हमारे देश के भीतर रहे, समझना, उसे हम कहेंगे राष्ट्रीय कंपनी। एग्जाम्पल भी दूंगा, जैसे टाटा, जो टाटा की गाड़ी है वो हमारे देश के अंदर ही गाड़ी बनाती है, इसे कहेंगे राष्ट्रीय कंपनी। लेकिन वे कंपनी जिसकी शाखाएं कई जगह हो जाए, जैसे अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी है, इसे कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी, मतलब बहुत से राष्ट्रों में फैला है। वैसे मैंने जो टाटा का एग्जाम्पल दिया है, टाटा हमारे भारत देश में नहीं है बल्कि विश्व के अनेक देशों में अपना हब बना के रखा है। हाँ, बिजनेसमैन है भारत के, लेकिन इनका विश्व में भी कई सारे सेंटर हैं। ठीक, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे आपका एप्पल हो गया, जो एप्पल का फ़ोन आता है, एप्पल का लैपटॉप आता है, वो भैया है तो अमेरिका का ना, लेकिन देखो चाइना में बिक रहा है, हिंदुस्तान में कितने लोग एप्पल लेते हैं। एप्पल का फ़ोन जिसके पास, ऐसा कहते हैं कि वो किडनी बेच के लिया, बहुत बड़ा आदमी है ना, ऐसा कहते हैं लोग। बाकी ऐसा कुछ नहीं बेटा, एप्पल का फ़ोन तुम भी खरीद सकते हो, अफोर्डेबल है, इतना महंगा भी नहीं है। हाँ, ये है कि और फ़ोन के अकॉर्डिंग महंगा है, लेकिन सब लोग लेते नहीं क्योंकि काम नहीं है। क्या मतलब इतना पैसा वेस्ट करने से ना। तो उसे कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी, मतलब जिसका स्थापना या जिसका स्वामित्व या फिर जिसका व्यापार अनेक देशों में हो, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। आपके ऑप्शंस क्या कहते हैं? केवल एक देश में कार्य करने वाली कंपनी? नहीं, अगर एक देश में काम करी तो उसे कहेंगे राष्ट्रीय कंपनी। दो या दो से अधिक देशों में कार्य करने वाली कंपनी? हाँ, हमारा उत्तर मिल गया, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर। देखो एक एक चीज अच्छे समझना, ठीक है, ये नहीं कि सर हमको उत्तर बता दो, ऐसे में कुछ नहीं होगा यार। समझ के पढ़ोगे तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे जाएंगे, टॉप करोगे। हमेशा टॉपर समझ के पढ़ता है, रटता नहीं है। यदि तुमको टॉप करना है तो तुम कुछ मत करो, जो वीडियो आता है उसको बस देखो, बाकी अपना घर में पढ़ना हो पढ़ो, सोना हो सो, बस इतना कर लो, डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। चौथा नंबर कहता है कि बांधों का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? बांध जो होते क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन देखो, मछली पालन के लिए, पर्यटन के लिए, सिंचाई के लिए, फिर घरेलू और औद्योगिक आवश्यकता के लिए। वैसे तो बांध का निर्माण मछली पालन और सिंचाई के लिए किया जाता है, लेकिन पर्यटन के लिए कोई बांध नहीं बनाता। पर्यटन के लिए कोई गार्डन बनाएगा, भाई घूमने के लिए कोई बगीचा बनाएगा, बांध क्यों बनाएगा? तुम बांध में थोड़ी ना घूमोगे कि बांध में घुस के घूम रहे हो कि अरे बाप रे मैं इतने पानी में गया घूम के आया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बांध में जाओगे घूमने तो निपट जाओगे। आगे देखते हैं, घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकता के लिए, घर में आवश्यकता है पानी की तो हम बांध क्यों बनाएंगे? हम छोटा सा कुआं बना लेंगे, हम बोरिंग करवा लेंगे, है ना, तो ये होगा नहीं। अब देखो मत्स्य पालन के लिए बांध कभी नहीं बनाते हैं। जहां पर बांध होता है वहां पर मछली जरूर पाल देते हैं, लेकिन अलग से बांध नहीं बनाते हैं। तुम कभी नहीं सुने होगे कि यार हम बांध बना रहे हैं मछली पालेंगे, नहीं, कोई नहीं करता। तो इसका सही उत्तर होगा सिंचाई। सिंचाई के लिए ज़्यादातर लोग बांध बनाते हैं अपने अपने खेतों में और उससे सिंचाई करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यही लगा कर आना अपने परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर। हमारा पांचवा नंबर कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस विरोध के खिलाफ था? एक कार्यक्रम चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसकी कहानी ये थी कि नर्मदा नदी पर एक बांध बनाना था। बांध का नाम था सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध बन रहा था, तो वहां पर कई सारे पेड़ काट रहे थे यार, लगभग वहां पर 1000-2000 पेड़ वहां के कट रहे थे, क्योंकि बांध बनेगा और बांध छोटा तो होता नहीं, बहुत बड़ा होता है बांध। जैसे तुम देखोगे तुम्हारे शहडोल के देवलौंध में है बाणसागर बांध, तुम्हारे जबलपुर में है बरगी बांध, अगर तुम उमरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर संजय ताप विद्युत केंद्र, ये बांध है। ये बहुत बड़े बनते हैं, छोटे छोटे नहीं बनते हैं। तो ऐसे ही नर्मदा नदी पर एक बांध बन रहा था, सरदार सरोवर बांध। तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ काटने का प्रस्ताव पास हो गया था, इसलिए कई सारे लोगों ने विरोध किया, जैसे बाबा आमटे, हो सकता है इनका नाम तुम ना सुने हो, ये सब इसमें कार्यक्रम में भाग लिए थे नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार सरोवर बांध इज करेक्ट आंसर। समझ में तो आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए यार, डेफिनेटली तुम टॉप करोगे। आगे देखते हैं, छठवां नंबर।
वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? वर्षा जल संग्रहण, इसका मतलब ये होता है कि जो बारिश का पानी होता है उसे हम संग्रहित करें, एकत्रित करें, इसे कहते हैं वर्षा जल संग्रहण। हमारे ऑप्शंस क्या कहते हैं? वर्षा का पानी नदी में जाने देना, नहीं, नदी में जाने देंगे तो संग्रहण कैसे होगा, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, वर्षा का पानी खाली स्थान में भरकर संग्रहण करना, हो सकता है, इसके बारे में विचार करेंगे। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, वर्षा का पानी झील में भरकर संग्रहण करना, झील में भर के संग्रहण करना, नहीं, झील में तो वैसे ही भरेगा, हम थोड़ा ना भरने जाते हैं झील में कि ले लुटिया लुटिया लेके झील में पानी भरे, नहीं, इम्पॉसिबल। सभी बारियां मतलब ये सभी ऑप्शन सत्य है, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा के पानी खाली स्थान में भरकर संग्रहण करना, इसे हम कहते हैं वर्षा जल संग्रहण। इसके लिए ज़्यादातर लोग घर में सोखता गड्ढा बनाते हैं, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 7वां नंबर कह रहा है कि नेहरू जी ने बांधों को क्यों कहा आधुनिक भारत का मंदिर? सबसे पहले एक स्टेटमेंट रट लो, हमेशा परीक्षा में पूछता है कि किसने कहा बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर। इस बार भी आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया था, तो आपने वहां पर आंसर लगाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहां पर प्रश्न घुमा के पूछ दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा है? हमारे ऑप्शंस कहते हैं कृषि विकास के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, या उनके योगदान के लिए। उनके किनके? ये सभी जो 3 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका सही आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई के लिए उन्होंने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आपके कितने सही हो रहे हैं आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा 8वां नंबर कह रहा है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या होती है? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, इसका मतलब ये होता है, एक होता है बांस, समझना बात को, और बांस में कर देते हैं होल नीचे नीचे, ठीक है, और खेतों में लेकर के रख देते हैं, इसमें पानी जाता है और टप टप खेत के पौधे के जड़ों में पानी गिरता है, इसे कहते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली या टपकन विधि। तुम पढ़े होगे अपनी परीक्षा में, अरे परीक्षा में क्या, अपने सिलेबस में पढ़े होगे टपकन पद्धति, तो यही है भैया। तो ये क्या होता है इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन देखो, नदियों के बांकों पर झाड़ियां बोई जाती है, नहीं, नदी पर क्यों करेंगे, खेतों पे करते हैं। नेक्स्ट, नदियों के जल को बांस के बने पाइपों द्वारा सिंचित किया जाता है, नदी के जल को बांस के बने पाइपों द्वारा सिंचित किया जाता है, विचार करेंगे। 7 नंबर, जल वाहिकाओं का निर्माण करती है या फिर बांधों का निर्माण करती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नदी से हम जल लाते हैं और सिंचाई करते हैं, देखो मैंने पहले बोला था सिंचाई करते हैं, पौधे के उपयोग में लाई जाती है इसके पानी को, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा इस करेक्ट आंसर। देखो बेटा इसमें सीधे तौर पर नहीं दिया है, इसमें घुमा के प्रश्न पूछा है कि एनसीईआरटी है ना, और एनसीईआरटी जब कभी प्रश्न बनाओ तो ऐसे ही बनाना चाहिए। अगर मैं सिंपल बना दूंगा तो तुम जल्दी जल्दी आंसर कर दोगे, तो मजा नहीं आएगा, तुमको कुछ सीखने को तो मिले तब तो पता चलेगा। और इस बार पैटर्न जो पेपर का पैटर्न है वो ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। 9वां नंबर कहता है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि कृषि सिंचाई के लिए किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सा इस करेक्ट आंसर। देखिए यहां पर समझा था आपको अच्छे से, ओके, तो ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम और 10वें प्रश्न को हम कवर करते हैं। 10वां नंबर कहता है पहाड़ी क्षेत्र में किस तरीके से वर्षा जल संचयन किया जाता है? मतलब अगर तुम पहाड़ पे निवास कर रहे हो, रहते हो, तो यहाँ पर किस प्रकार से तुम अपने वर्षा को संग्रहित करोगे, बचाओगे? क्योंकि वर्षा में पानी क्या होता है, जैसे पहाड़ पर पानी बरसा तो फटाफट पानी बह के नीचे आ जाएगा। तो भाई अगर तुम पहाड़ पे रह रहे हो तुमको पानी तो चाहिए ना, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा पालर पानी में। अच्छा, पालर पानी क्या होता है? तो कुछ नहीं होता बेटा, सिंपल सा, आप पर्वत के ऊपर कोई ऐसा नदी या झील टाइप से बनाओ, वहाँ पर पानी भर दो, लंबे समय तक भर रहे, उसे कहते हैं पालर पानी में। ऑप्शन नंबर बा हमारा सही उत्तर है। अब 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, आपके कितने सही हैं आप हमें जरूर बताना। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की तरफ। देखते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ डे का क्वेश्चन क्या है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। तो ये रहा आपके क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अत्यधिक सिंचाई के नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं? मतलब अगर तुम अत्यधिक सिंचाई कर रहे हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे ऑप्शंस हैं, भूमि की उर्वरकता में कमी आएगी, मिट्टी लवणीकरण हो जाएगा, या फिर पानी की कमी होगी, या फिर बर्फ की बढ़ती मांग, मतलब बर्फ ज़्यादातर लोग खरीदने लगेंगे,
इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताना। अब हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 के साथ, और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कल मिलेगा पार्ट नंबर 4 में। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और PDF को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।